बिहाफ में आप सबका हेलो। नमस्कार। हम करते हैं संवाद का। इसका उद्देश्य यही होता है कि सर्वसामान्य निवेशक, छोटा निवेशक किस प्रकार से निर्णय ले सके। और आप शेयर बाजार में किसी के साथ भी अगर आप बात करेंगे तो हरदम होता ये है कि अपने को पता नहीं कौन से स्टॉक्स बताए जाते हैं। बहुत कम ऐसे छोटे निवेशक होंगे आपके मेरे जैसे या आपके परिचय में कि जो कह सकेंगे कि हमारे पास 15-20 सुज़लॉन है, सॉरी 15-20 MRF है या 20-25 आयशर मोटर्स हैं। सुज़लॉन एमटेक ही रहते हैं बहुत सारे निवेशक। आजकल आपको पता नहीं, आजकल एक बहुत अलग ही कुछ तो भी हो रहा है। मुझे बहुत सारे SMS आते हैं जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके नाम के जैसे SMS बनाए जाते हैं। ICICI, कोटक से, ये सही में वो लोग नहीं होते हैं, ये कोई ये है। और फिर उनके नाम से, और आजकल एक स्टॉक की टिप मुझे बहुत आ रही है कि फ़नी सॉफ्टवेयर खरीद लो, फ़नी सॉफ्टवेयर खरीद लो। पता नहीं आप में से भी किसी को आ रही होगी। आप अगर उसका चेक करेंगे फंडामेंटल्स तो इतने ख़राब है कि, तो ऐसे सब में कभी ऐसी टिप नहीं आती कि MRF खरीद लो या समथिंग लाइक दैट, आयशर टाइप्स। तो इस सब से बचना है। और तो उसी के लिए ये एक प्रयास होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन छोटे निवेशक इतने ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के पीछे रहते हैं कि हमारे जो क्लासेस भी होते हैं कभी, तो उसमें चाहे फंडामेंटल रखो, चाहे डेरिवेटिव्स रखो, चाहे कुछ भी रखो, अगर उसमें टेक्निकल नहीं होगा तो लोग हमको आके बोल के जाते हैं कि ये कोर्स बकवास है, इस कोर्स में कोई मतलब नहीं है करके। तो इतना ज़्यादा लोगों को टेक्निकल का ये है। वास्तव में टेक्निकल कोई इतनी आपको कभी वेल्थ नहीं देगा, पर ठीक है। सो नाउ आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो आप में से निवेशक और थोड़ी अंदर जग तक पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा डीप में रहेगा, सोचना पड़ेगा हम सबको। आप में से जो निवेशक पिछले 4-5 वर्षों से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, हम हर वर्ष कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और वो आप खरीदे बेचे वो आपका निर्णय रहता है। पर ये स्टॉक्स के, फिर हमने क्यों ये स्टॉक्स के बारे में पढ़ाई करी और ये स्टॉक्स ने कैसा एक साल में प्रदर्शन किया, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी छोटे निवेशकों का सबसे बुरी बात अगर अपने साथ कुछ होती है तो हम दो शब्दों के बीच में फंसे रहते हैं। एक रहता है स्टॉप लॉस और एक रहता है प्रॉफिट बुक। और छोटे निवेशकों को हरदम यही दो शब्द बताए जाते हैं। अगर शेयर का भाव बहुत नीचे जा रहा है, अरे प्रॉफिट लॉस, स्टॉप लॉस लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो करके। शेयर का भाव अगर ऊपर भागने लगा तो अरे प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो करके। तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि आप बैठे हैं एक शेयर पे और वो भागे जा रहा है और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो एक पिछले 5 सालों से एक शेयर है अपने पास, TTK प्रेस्टीज। और हम जो भी शेयर्स के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये सब हमारे पास है। तो आज हम TTK प्रेस्टीज के, और TTK प्रेस्टीज हमने इसलिए लिया, पता नहीं आप में से किसी के पास होगा नहीं होगा, लेकिन इस बार TTK प्रेस्टीज ने बायबैक ऑफर किया था। और आजकल अगर आप शेयर बाजार के निवेशक है तो आपको बायबैक ये शब्द काफ़ी बार सुनाई आता है। ये कंपनी ने बायबैक किया, वो कंपनी ने बायबैक किया। तो ये बायबैक यानी होता क्या है, या बायबैक से हमें क्या, हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या परिणाम होता है, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में ये बहुत आसान रहता है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं रहता है। लेकिन हमको जिस तरह से शब्द बताए जाते हैं उस तरह से हमको लगता है कि ये अपने बस की बात नहीं है करके। अब ये रखा ही इसलिए जाता है क्योंकि अगर आपको सब कुछ समझ गया तो आप तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप किसी और के पास क्यों जाएंगे। तो आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी देश का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, किसी भी देश का आप इतिहास देख लीजिए। ये कौन सा पुस्तक है,
वेयर आप लिख लीजिए ये, वेयर आर द कस्टमर्स यॉट्स करके एक किताब है। ये पुरानी किताब है, कोई नई किताब नहीं है कि आज या कल में जो आई है करके। सो आई जस्ट राइट इट डाउन और आप ये पढ़ लीजिए। इसमें एक बहुत वेयर आर द कस्टमर्स यॉट्स, याच हिंदी में, और एकदम हिंदुस्तानी इंग्लिश में तो याच अपने को वही समझता है, लेकिन इट इज यॉट। तो इसका सारांश ये है कि एक आदमी जाता है और वो समुंदर पे उसको दिखता है कि बहुत सारी अच्छे अच्छे जो शिप्स रहते हैं, या यॉट, खुद शिप्स नहीं, बोट, हॉलीडे होम के जैसा नदी में या समुंदर में आप जो बनाते हैं। तो बोलता है ये किसके है? तो दूसरा आदमी उसको बताता है वो जो उधर दिख रहे हैं वो जितने भी बड़े बड़े बैंकर हैं उनके यॉट्स है। बोलता है और वो किसके है? तो बोलता है वो जो दिख रहे हैं वो बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनके हैं। तो बोलता है ये तो ठीक है, बट वेयर आर द कस्टमर्स यॉट्स? यानी कहने का मतलब है कि बैंकर, ब्रोकर, ये सब लोग तो हमको ये बताते हैं कि हम आपके पैसे पे ध्यान देंगे, तो तात्पर्य से होना ये चाहिए कि वो लोगों ने, कस्टमर्स ने पैसा बनाना चाहिए, और पैसा बनेगा तब हम यॉट और एरोप्लेन खरीदेंगे। लेकिन ऐसा तो द पॉइंट इज कि चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे 2017 हो, चाहे कुछ भी हो, कस्टमर या क्लाइंट या इन्वेस्टर, जब तक आप किसी और पर निर्भर रहेंगे आप कभी भी उस प्रकार से पैसा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि सबको अपने अपने पैसे की पड़ी है। तो इसके लिए ये प्रॉफिट बुक कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो, ये शेयर खरीदो, टिप खरीदो, ये सबसे नहीं जाना है। इसलिए हम ये कार्यक्रम हर बार करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। तो एक उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, और हमें बहुत बार सवाल पूछते हैं कि डेटा कहाँ से मिलता है करके। तो डेटा कहीं से मिलता नहीं है, डेटा खोजना पड़ता है। आपको एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के उसमें से आपको आंकड़े निकालने पड़ते हैं। ये जो हमारी मानसिकता है कि हमें कोई तो भी सब कुछ बना के देगा, जब आपको कोई कुछ बना के देता है तो वो आपको बनाते रहता है। सो खुद से हमको करना ही पड़ेगा, और फिर उसके परिणाम भी उसी तरह से आते हैं। तो एक रियल डेटा देखेंगे और थोड़ा सा हम समझने की, और इसमें एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, कि इसमें कुछ कुछ आंकड़े हमने जानबूझ के गलत डाले हैं। गलत इसलिए डाले हैं कि कल आप इस विश्लेषण के आधार पर कल जाके आप टीटीके प्रेस्टीज का स्टॉक खरीदें या बेचे, ये अपना उद्देश्य नहीं है। ये है कि पढ़ाई किस तरह से करते हैं, आंकड़े, फिर अगर आप चाहे तो आप खुद करिए, डेटा कहाँ से मिलता है, क्या कर। तो इसलिए कुछ कुछ आंकड़े जानबूझ के आप अगर आप ये सारी प्रक्रिया खुद घर पे करेंगे तो संभव है कि आप बोलेंगे अरे आशुतोष ने तो ये लेक्चर में, ये आर्टिकल, ये टॉपिक में यहाँ पे इतना आंकड़ा दिखाया था जबकि बैलेंस शीट में इतना आ रहा है। वो जानबूझ के है। तो उद्देश्य ये है कि सिर्फ समझें। बहुत आसान होता है, और उसको बड़े बड़े शब्द अगर इसको कहेंगे तो हम, एक छोटा निवेशक डर जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है करके। एक शब्द होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बहुत सर्वसामान्य भाषा में अगर कहें तो आपके जो बैलेंस शीट पे बुक वैल्यू जो होती है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ये एक है, पर इसको बहुत ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक अलग प्रकार होता है जिसको फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग कहते हैं, जो आज हम नहीं करेंगे। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़े बड़े शब्दों से डरना नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, सामान्य हिंदी में अगर समझा तो पता चलता है कि ये तो चीज़ हम रोज करते हैं। आप इसी को इतने बड़े बड़े नाम देके डरा देते हो। तो सो देयरफॉर एक पहले उदाहरण के साथ करेंगे। और दूसरी बात एक ये ध्यान देना है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप प्लीज़ फोटो या कैमरा बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान इस पे दीजिए। अभी कैसा है कि थोड़ा सा हम ऐतिहासिक आंकड़ों पे काम करेंगे। अगेन ऐतिहासिक आंकड़ों पे हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एक, इस पे अगर काम किया तो हमने जो किया वो वहीं के वहीं उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। और दूसरा, सेबी हमको अनुमति नहीं देता कि हम आगे के प्रोजेक्शंस करें। नहीं तो पता चले हम कुछ यहाँ पे करें और आप में से कोई तो भी सेबी को कंप्लेंट कर देगा कि अरे ये तो स्टॉक के, अरे ये टिप्स दे रहे, ये दे रहे, तो
उसमें बचना ही, पहले पढ़ना ही नहीं है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है और हम कहाँ कहाँ एक एक यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए, ये हम एक एक करके देखेंगे। 2012 से है, यानी अपने पास 5 साल का है विश्लेषण करने के लिए। तो सबसे पहले तो कौन से स्टॉक लेने चाहिए, अगर आप पुराने निवेशक हैं और अगर आप देख रहे हैं तो हम ऐसे ही स्टॉक्स लेते हैं कि जिसमें उधारी बहुत कम है। जितने भी स्टॉक्स हैं जो पीड़ित है, एमटेक, जेपी, किंगफिशर, सुज़लॉन, ये सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा उधारी के वजह से नीचे दबे हुए हैं। इसलिए आपके पास भी अगर कोई भी स्टॉक होगा तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें कर्जा कितना लिया है और खुद के पैसे पे कितना काम हो रहा है। उसको नाम दिया गया है डेट टू नेटवर्थ, और अगर डेट कंट्रोल में है तो आपका कम से कम कंपनी बंद नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26-24%, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा है, अपने बेसिक पैरामीटर्स में ये मीट हो रही है। ध्यान देना क्या है, शेयर का भाव ऊपर क्यों जाता है, और हमको सबको पता है कि शेयर का भाव ऊपर इसलिए जाता है अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो इसलिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये कंपनी है पैट यानी कि प्रॉफिट, अगर ये कंपनी का प्रॉफिट पहले साल 8% से बढ़ा है, दूसरे साल 134%, तीसरे साल 60% और चौथे साल 35%, तो अगले साल कितने से बढ़ेगा। पूरा का पूरा शेयर बाजार में पूरा का पूरा जो सब लोग जोर लगा देते हैं, वो पूरी मेहनत इसी पे रहती है कि ये, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा पे किसी को कुछ काम नहीं करना होता है, वो तो हो गया है, वो तो प्राइस में आ गया। अब अगले साल ये कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी, अगर आपका कहीं पे डीमैट अकाउंट होगा तो आपको सुबह वो मॉर्निंग नोट आती होगी या व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, तो सोचा ये जाता है कि अगले साल ये कंपनी कम से कम कितना करेगी, ज्यादा से ज्यादा कितना करेगी और एवरेज कितना करेगी। और इसलिए हम जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए व्हाट वी विल डू इज, हमारे पास 2012 तक के आंकड़े हैं। आप बोलेंगे ये सब करने की क्या जरूरत है, इतना क्यों उतना क्यों, ये नहीं किया, सिर्फ टिप टिप पे काम किया तो काम नहीं होगा। तो 2013 में ये कंपनी कितना प्रॉफिट कर सकेगी। अभी वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको 5वीं कक्षा का गणित अगर आता है तो आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हो। तो इसलिए होता क्या है, आप सीधा सीधा एवरेज निकालोगे कि अगर ये कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 8, 134 और इतना किया है तो इसका एवरेज कुछ 60% आता है। तो इसलिए पहला अपना ये सोच रहेगा कि ये कंपनी अगले साल कम से कम 60% तो करेगी। पिछले 4 वर्षों का एवरेज 60% है तो हम 60% करते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं 60 बहुत ज़्यादा है, 40 रहेगा। आप कर सकते हो, आप यहाँ पे 40 लिखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि हमारी प्रक्रिया सही होनी चाहिए, और ये अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप किसी भी कंपनी का 5 या 10 मिनट में घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर बहुत अच्छा साल हुआ, बुल मार्केट, बुल केस सिनारियो रहा, तो आप इसी प्रोजेक्शन को बोलेंगे नहीं 60 नहीं 60 से भी ज़्यादा होगा, तो हमने 25% लिया है। अगेन आप बोलोगे 25% नहीं 40% करना है, करो 40% करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही अगर इतना अच्छा साल नहीं रहा तो कंपनी का प्रॉफिट 25% से थोड़ा कम ग्रोथ से बढ़ेगा। सो इसलिए ये हमें पहले प्रोजेक्शंस करने पड़ते हैं। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरेज है, उसको सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगला पार्ट ये है कि अगर पिछले साल 113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अगर पिछले साल 113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि या तो प्रॉफिट 44% बढ़ेगा, या तो 60% बढ़ेगा, या तो 70% बढ़ेगा,
तो हमें वो 113 करोड़ को सिर्फ उतने 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 प्रतिशत से बढ़ाते जाना है, तो हमें अगले साल के प्रॉफिट टारगेट्स मिल जाएंगे। देखिए हम 113 करोड़ पे है 2012 पे, हमने 3 अनुमान लगाए, या तो प्रॉफिट 44% बढ़ेगा, या तो प्रॉफिट 60% बढ़ेगा, या तो प्रॉफिट 70% बढ़ेगा। अगर 113 करोड़ है तो 113 करोड़ को 40 से बढ़ा के देखेंगे, 60 से बढ़ा के देखेंगे, 70 से बढ़ा के देखेंगे। इसीलिए आपको अगले 3 साल क्या क्या प्रॉफिट होगा, यह आपका अभी से प्रोजेक्शन तैयार है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एकदम आसान है ये। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण रेशियो है पीई रेशियो। देखिए इसके बारे में, या इसको कैसे देखा जाता है। एक कंपनी है जिसका प्राइस है 100 रुपया और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपया पकड़ लो, तो ये कंपनी के शेयर का पीई रेशियो आ जाएगा 10 टाइम्स। सॉरी, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद उसका रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो तो उतना ही आने वाला है। सब लोग ध्यान देंगे, अगर प्राइस है 100 और ईपीएस है 10, तो इसका पी हो जाएगा 10 का। ये रेशियो है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो वैसे का वैसे ही आएगा। तो हमने ये क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको नाम दिया गया है नंबर ऑफ शेयर्स। और अभी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अगर शेयर के प्राइस मैं बहुत ही बोर कर रहा हूँ क्या? नहीं, कैसा है कि अगर नुकसान से बचना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी नंबर ऑफ शेयर से देखिए क्या हो रहा है। 100 रुपये एक शेयर का भाव चल रहा है और ऐसे कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए हैं, तो टोटल जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको नाम दिया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिमिलरली अगर अर्निंग पर शेयर पता है और अर्निंग पर शेयर को आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा पैट। यानी कि हमें एक नई चीज पता चलती है, पीई रेशियो इज ऑल्सो एम कैप अपॉन पैट। ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पैट राइट कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एमआरएफ का शेयर 70,000 का है और आईटीसी का शेयर 300 का है, इसलिए एमआरएफ बड़ी कंपनी है और आईटीसी छोटी कंपनी है, ये हम सोचते हैं। लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आईटीसी 4 लाख करोड़ की कंपनी है और एमआरएफ कितनी 70,000 कुछ जो भी होगा उसकी कंपनी है, 35,000 40,000 जो भी। तो कहने का मतलब है कि पी रेशियो निकालने का दूसरा भी प्रकार है, वो है एम कैप अपॉन पैट। ये क्यों आवश्यक है, ये हमने क्यों यहाँ पे बात की है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्शंस में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया है कि अगले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होने वाला है। हमें निकालना है अगले साल शेयर का भाव क्या रहेगा। अपना सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है, मुझे अगले साल का शेयर का भाव क्या है ये देखना है। और इसलिए एम कैप अपॉन पैट अगर हम करेंगे तो एम कैप अपॉन पैट आपको नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। अगेन ये जितना भी डेटा यहाँ पे हमने निकाल के रखा है, ये आपको एनुअल रिपोर्ट खोल के एक एक डेटा ढूंढ के निकालना पड़ता है, और ये हम सबको करना पड़ेगा अगर हमको अच्छा निवेशक बन। और उसके बाद उसके रिटर्न्स क्या आते हैं ये भी हम देखेंगे। एक कंपनी है जिसने 1.13 करोड़ शेयर इशू किए। आपके पास अगर पैट है और आपके पास अगर नंबर ऑफ शेयर्स है तो आप एम कैप निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे एम कैप कैसे निकाला है, ये कंपनी ने पिछले 4 साल में इसका पीई क्या रहा है,
हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, ये कंपनी को या तो 4 का पीई मिला है, या तो 13 का पीई मिला है, तो 30 का पीई मिला है, या तो 32 का पीई मिला है। ये बाजार पीई देता है। बाजार क्यों देता है? दे आर बुलिश ऑन अ स्टॉक एंड ऑल दैट। अभी आज का निर्णय, आज का डिस्कशन पीई का नहीं है। तो हम उसी उदाहरण को आगे लेके जाएंगे कि बुल केस में अगले साल इसको या तो बाजार 28 का, और बेस केस में 28 का पीई देगा, अगर थोड़ा बेयरिश सिनारियो रहा तो 21 का पीई देगा, अगर थोड़ा बुलिश सिनारियो रहा तो 35 का पीई देगा। हमारे पास पैट आ गया है, हमारे पास पीई आ गया है। यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट किया है कि पीई इज इक्वल टू एम कैप अपॉन पैट। इससे हम उल्टा निकाल सकते हैं, एम कैप इज इक्वल टू पैट इंटू पीई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आई नो, बट ये ऐसा ही समझना पड़ेगा। हम पूरा उद्देश्य हमारा ये है कि अगले साल शेयर का भाव क्या रहेगा। ये जो लोग टीवी पे आके बताते हैं उनके ऊपर निर्भर ना रहते हुए हम खुद अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इतना आसान है। तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया, हमने कैसे निकाला, फिर से अगर आपको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमें 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ पता है, हमने 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ से एवरेज निकाल लिया। अगला साल अगर ज़्यादा अच्छा रहा तो एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगी, अगला साल कम अच्छा रहा तो एवरेज से कम प्रॉफिट ग्रोथ होगी। पहली स्टेप प्रॉफिट ग्रोथ प्रोजेक्शन आ गए। हमको पता है कि इस बार का प्रॉफिट 113 का है, तो अगले साल या तो 64 रहेगा, या तो 80 रहेगा, या तो 200 रहेगा। ये हमारा दूसरा अजम्पशन। ये सारा का सारा अजम्पशन है, बिल्ड हो रहा है एक बेस के ऊपर। अगर प्रॉफिट हमको पता है और हमें पता है कि पी रेशियो को एम कैप अपॉन पैट से भी निकाला जाता है, तो पिछले 3 साल का पी अगर हमको पता है तो हम उसके ऊपर से अज्यूम कर सकते हैं कि अगले साल मार्केट इसको क्या पी देगा। और इसलिए हमने 3 पी के अजम्पशंस निकाले। पी पता है और प्रॉफिट पता है तो एम कैप निकल सकता है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला से निकाला। और अगर एम कैप पता है तो एम कैप भी पता है और नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है। हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है एम कैप इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अभी हमको एम कैप पता है, ये एम कैप का कॉलम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमें पता है अगले साल का एम कैप 3500, 5600 या 7000 हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है तो देयरफॉर यहाँ से हम CMP निकाल सकते हैं। CMP इज इक्वल टू एम कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है क्या? और इसके लिए हमने अगले 3 साल के प्रोजेक्शंस अगले साल के 3 प्रोजेक्शन निकाले। ये शेयर का भाव अगले साल या तो 3100 रहेगा, या तो 4500 रहेगा, या तो 6200 रहेगा। ये पूरी प्रक्रिया आप पहली बार समझ रहे हैं, इसलिए हमें ये पूरा 2 बार 3 बार बात करने को हमें शायद 5 मिनट 10 मिनट लग गए। अगर ये आप 10 कंपनियों के लिए कर लेंगे तो ये 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में होने, क्योंकि ये इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। पिछले साल का प्रॉफिट ग्रोथ पता है, उससे अगले साल का निकाला, उससे प्रॉफिट निकाला, उससे पी निकाला, उससे एम कैप निकाला, ये हो गया अपना। अभी असली काम इसके बाद आता है। ये तो तैयारी थी। हमने 2012 में हमारे गणित करके हमने हमारे प्रोजेक्शंस, हमने ये सब कुछ बहुत तर्क वितर्क से किया है और बहुत दिमाग लगा के किया, और हमको लग रहा है कि हमने बहुत सही काम किया है, क्योंकि इसमें खोट निकालने लायक कुछ भी नहीं है। सब इतना बढ़िया प्रोजेक्शंस किया है, बुल केस ऐसा होगा, बेयर केस वैसा होगा, कम ये होगा, ज़्यादा वो होगा। और हमने कहा है कि ठीक है, अगर बहुत अच्छा रहा तो ये शेयर का भाव ऐसा 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 कुछ तो भी होगा। चेक कर लेते हैं हम कितने सही थे कितने गलत थे, ये भी तो करना चाहिए। यहाँ पे अपने पास डेटा है पिछले साल का, 2013 का डेटा है अपने पास कि सही में क्या हुआ था। और अगर 2013 का डेटा सही में देखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ के प्रोजेक्शन पे आते हैं, और अभी आपको सवाल के जवाब देना है। हमने कहा था प्रॉफिट या तो 160 होगा, या तो 180 होगा, या तो 200 होगा।
लेकिन असली में प्रॉफिट आया है 133। ध्यान दीजिए, ये सवाल आपको करना है क्योंकि ये निवेश आप करने वाले हैं। हम सोच रहे थे कम से कम 164 के नीचे प्रॉफिट नहीं जाएगा, ये हमने हमारा तर्क लगाया था। और इसलिए विश्लेषक सिर्फ एक्सेल पे डबल क्लिक करके कुछ तो भी विश्लेषण कर लेता है, जबकि व्यवसाय अगर आप में से कोई करता होगा या आप किसी से बात करेंगे, व्यवसाय पिछले बार 100 हो गया इसलिए इस बार 110 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हुआ ये है कि प्रॉफिट तो 160 वगैरह कुछ नहीं, 130 पे आ गया। मेरा आप सब लोगों से सवाल यह है कि शेयर बाजार में शेयर के भाव का क्या होगा? What will happen to the share price? हम तो कम से कम 160 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 130 आ गया। शेयर का भाव क्या होगा? बोलो बोलो, सबको बोलना है। शेयर का भाव गिरेगा। क्या हुआ है शेयर के भाव? शेयर का भाव 3500 है, पिछले साल से ज्यादा है। आप बोलेंगे आप कुछ भी झूठ बता रहे हो, है ना मनी कंट्रोल, आपको टेस्ट कर लो, मैं क्यों झूठ बताऊं। यहां से हमें क्या सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो करेंगे टेस्ट। जब भी किसी कंपनी के नतीजे खराब आते हैं, आपको इमीडिएटली बताया जाता है अरे बेचो बेचो बेचो, इसके नतीजे, इसका लो ये आएगा, इसका नया बॉटम करेगा, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। What has happened and why this has happened? Money control, TTK Prestige, FY 13 है ना, फाइनेंशियल ईयर 13, यानी कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। सब डेट्स आपके सामने हैं। मार्च 2013 31 से अप्रैल 2014। ये देख सकते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट शेयर ने 2700 का बनाया है। यानी शेयर का हमने हमारी पूरी जो इतनी प्रक्रिया की थी, हमने क्या कहा था कि शेयर का भाव 3100 जाएगा या कम से कम। अभी ध्यान देंगे, हम 3100 कब एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब प्रॉफिट 164 होगा। अगर प्रॉफिट 133 होता है तो ये तो 3100 के कितना तो भी नीचे जाना चाहिए ये स्टॉक ने, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड, ये स्टॉक लगभग उसी प्राइस के आसपास है। कहने का मतलब कि हम क्या सोच के चलते हैं और बाजार में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। इसलिए कोई अगर आपको कहेगा कि ये कंपनी अच्छी कंपनी के शेयर, आप चाहे जो भी कर लो, अच्छी कंपनी के शेयर ये कोई निवेशक बेचता नहीं है शेयर बाजार में। और आप ये कितने भी समय का उदाहरण देख सकते हो। यदि आपने ये शेयर बेच दिया कि अरे प्रॉफिट बुक कर लो, स्टॉप लॉस कर लो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान के चलिए आपने MRF खरीद लिया 30,000 पे। पहले तो MRF वगैरह अपने लिए है ही नहीं, अपन देखते ही नहीं उसकी तरफ। और मान के चलिए आपने 30,000 पे खरीद लिया, वो जैसे ही 35,000 हो जाएगा या 40,000 हो जाएगा, आपको इमीडिएटली कॉल आने लग जाएंगे कि प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो करके। अब हमको भी लगता है 30,000 का 36-35,000 हो गया 2 महीने में, 3 महीने में, यानी कि बाप रे कितने % रिटर्न मिल गए, बेच दो। क्यों? क्योंकि बाद में फिर से खरीदेंगे। आपको पता है MRF 35,000 तो 2-3 महीने में चले गया था 30,000 से। मैं MRF क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 साल पहले अपन ने MRF अपने लिस्ट में लिए थे, तब वो 30,000 था। अभी आपने 35,000 पे वो प्रॉफिट बुक जो रहता है वो प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? MRF 35 का 40 हुआ, 40 का 45, 50, 55, 60, 65। आप सब बाहर से देख रहे थे क्योंकि आप राह देख रहे थे कि 35 पे आएगा तब खरीदेंगे, 30 पे आएगा तब खरीदेंगे। वो आया नहीं। आपने अल्टीमेटली कब खरीदा?
अरे ये मैंने 35 पे बेचा था, ये 70 हो गया, डबल हो गया, चलो 70 पे खरीदते क्योंकि ये 1,50,000 हो जाएगा करके 70 पे हम खरीदते और हमने खरीदा कि अगले दिन स्टॉक को तो नीचे आना है, तो रूल ही है वो नीचे आता है 70 का 69, 68, 67 करके वो अभी 60, 62 कुछ तो भी चल रहा है, और फिर आपको दूसरी चीज बताई जाती है, एक काम करो स्टॉप लॉस लगा दो, यानी 30 पे खरीदो, 35 पे बेचो, फिर 70 पे खरीदो, फिर ये क्यों ये सब करना है? वो एमआरएफ बोलो चाहे टीटीके प्रेस्टीज, मैं आपको अभी नाउ ये सिर्फ 2013 अभी एक ही साल का करने में अपने को इतना समय लग गया, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि क्या चल रहा है ये आगे पीछे। मैं आपको सिर्फ एक बात कहने की बता रहा हूँ कि जो एस्टिमेट होते हैं एनालिस्ट के, ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकते, एनालिस्ट एस्टिमेट कैन गो रॉन्ग। और आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो हर साल इस तरह के प्रोजेक्शंस किए जाते हैं कि ये कंपनी ऐसी हो जाएगी, ये कंपनी वैसी हो जाएगी साल के शुरुआत में, और साल के एंड में आखिरी के 3 क्वार्टर में फिर सब लोग बोलते हैं अरे नहीं इस बार डिमोनेटाइजेशन हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो गया, अरे इस बार जीएसटी आ गया इसलिए प्रॉब्लम हो, अरे इस बार कच्चे तेल के भाव ऊपर हो गए, अरे कुछ तो मैं कभी गलत नहीं रहता, वो बाजार में गलत हुआ, ये हुआ, इसलिए हमारे एस्टिमेट गलत हो गए, और इसलिए फिर लोग अपने एस्टिमेट पेयर डाउन करते हैं, और इसमें नुकसान होता है हमारा छोटे निवेशक, क्योंकि हम तो यही पकड़ के चलते हैं अपने को कुछ नहीं आता, इनको आता होगा, लेकिन इनको भी कुछ नहीं आता। ये ऐसे डबल क्लिक पे एक्सेल के प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे डबल क्लिक पे एक्सेल के प्रोजेक्शंस होते हैं। अभी आपको मैं अभी 2014, 15, 16, 17 सारे साल के अपने पास प्रोजेक्शंस हैं, और मैं अभी हर एक साल का मैं यहाँ पे करूँगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, बस एक प्रक्रिया बताने की थी। सिर्फ ध्यान इस बात पे देंगे कि हम क्या क्या प्रोजेक्शंस करते हैं और उसमें से क्या क्या आता है, और आपको, और सच बात तो ये हुई है कि ये प्रोजेक्शंस करने से पिछले एक बार भी इतने सारे साल में एक बार भी कभी प्रोजेक्शन सही नहीं हुए। अगर आप ये शेयर का भाव बेच देते थे, क्योंकि अरे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतानी है, ध्यान देंगे प्रॉफिट पे, ध्यान देंगे कंपनी के प्रॉफिट पे, और अभी आप सबने जवाब दे दिया है 113 था, 113 का 133 हुआ, 133 का 111 हुआ। ध्यान दीजिए प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है, यानी पिछले साल 133 था तो इस साल 111 हुआ। इतना तो समझता है कि प्रॉफिट कम हुआ है, शेयर का भाव क्या होना चाहिए? आप भी कोई जवाब नहीं दे रहे, शेयर का भाव घटना चाहिए। चलो 111 का 92 हो गया, अब बोलो शेयर का भाव क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, कम होना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स पे ध्यान दो। 113 करोड़ थे, ये 1.16 करोड़ शेयर हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो शेयर का भाव क्या होना चाहिए? बोनस अगर आता है तो शेयर का भाव आधा होता है ना। चलो आपको मैं शेयर का भाव दिखाता हूँ, 3200, 3300, 3200, यानी कि शेयर का भाव नीचे गया ही नहीं है। एक प्रॉफिट कुछ भी हो, शेयर का भाव नीचे नहीं गया, इसलिए आपको कोई बोलता है कि शेयर बेचो क्योंकि निफ्टी का P 26 चल रहा है। नहीं, अच्छी कंपनी का शेयर अगर आपके पास है तो उसको लेके बैठना है, डोंट फॉल फॉर। और इसके आगे का पार्ट जो प्रॉफिट बुकिंग, फिर लोगों को लगता है कि फिर बेचेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा है या क्यों करना चाहिए, अगर शेयर का भाव नीचे आ गया तो क्या करेंगे, वो अगला पार्ट शिवानी मैडम विल टेक अप द हेजिंग। पर कहने का मतलब ये 3800 हो गया, 4100, 5300 हो गया ये शेयर का भाव, क्यों? और आज अगर आप इसका भाव देखेंगे तो ये लगभग 6000 चल रहा है। हम हमारा कितना भी तर्क वितर्क लगा ले कि अरे कंपनी का ये प्रॉफिट होगा, कंपनी का वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब में कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक बात करनी है, एक अच्छी कंपनी, पहले तो आप कौन सी कंपनी लेंगे, आप ऐसी ही कंपनी लेंगे कि जो कम से कम रिटर्न ऑन नेटवर्क 24% से ज्यादा दे रही है। अभी ये हमने इतना जल्दी में क्यों लिया
क्योंकि ये सबको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा या शायद सबके काम का नहीं होगा। आप में से किसी को अगर करना है तो ये वीडियो अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट, बट द पॉइंट इज कि डोंट सेल योर शेयर्स। हम उस टाइम पे है अभी कि जहां से भारत का शेयर बाजार पता नहीं 30,000 सेंसेक्स का कितना 40, 50, 60 जो भी होगा, आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, जब भी होगा। आपको अगर हर बार कोई ये बोलेगा कि अरे खरीद अरे बेच, अरे खरीद अरे बेच, तो अच्छा एक बार कैसा है कि आपने अगर ये स्टॉक यहाँ पे बेच दिया क्योंकि प्रॉफिट तो इतना खराब हुआ है, प्रॉफिट तो इतना खराब हुआ है, आप दूसरी चीज पे भी ध्यान देंगे कि पी मल्टीपल का क्या हुआ है। 30, 32, 28, 34, 48 का पी। मार्केट ये लॉस, ये कंपनी प्रॉफिट कम बना रही है, ध्यान देंगे। ये कंपनी का सबसे खराब साल था, ये कंपनी का सबसे खराब साल था, बावजूद इसके मार्केट ने इसको पी दिया 48 का, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा था। हमारी तर्क करने की क्षमता बस यही है कि लॉस, प्रॉफिट कम हो गया तो ये कंपनी का शेयर का भाव गिरना चाहिए, जबकि अच्छे निवेशक, ये बहुत बड़ा अंतर है आपके मेरे जैसे सामान्य निवेशकों में और एक दीर्घावधि के विश्लेषण करके अच्छे निवेशक में, कि वो सोना अगर एक बार मिलता है सस्ते भाव पे तो वो बेचते नहीं हैं। आप बेचो आप बेचो आप बेचो, क्यों? क्योंकि आप बेचेंगे तो भाव नीचे आएगा और मैं खरीदारी अच्छे भाव पे कर सकूंगा। इसलिए खुद के निर्णय खुद ले। थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर अगर पैसा बनाना है तो ये एक ही तरीका है। और ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपनी ने डेट, आप देख सकते हैं, उधार, भले ही ये कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ था, भले ही ये कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ था, ये कंपनी ने अपना उधार 114 करोड़ से 25 करोड़ पे लेके आए, 25 करोड़ से जीरो यानी जीरो पे लेके आए। तो सिर्फ प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए शेयर का भाव नीचे जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं। ये ऐसी कंपनी है कि जो 30-40 वर्षों से अपने व्यवसाय में है। तो जब आपको निवेश करना है तब, क्योंकि कोई तो भी बोल रहा है कि ये शेयर का, अभी आपको मैं इसके ऊपर का लॉजिक बताता हूँ। अरे ये, क्योंकि ये आज चल रहा है, अरे ये शेयर का मार्केट पी 48 का चल रहा है, 48 का पी यानी बहुत ज्यादा होता है, बेच दो बेच दो बेच दो। पीडीलाइट का पी 60 या 70 का कुछ तो भी चल रहा है। आप ऐसे ही अगर 60-70 का पी है इसलिए बेच दो, वो 800 का स्टॉक चल रहा है पीडीलाइट का, बाजार इतना नीचे गिर गया, वो 800 का 700 आता है, उससे नीचे आता ही नहीं है, 700 भी नहीं आया, पता नहीं इतने। कहने का तात्पर्य एक ही है कि कम से कम स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। ये नहीं कि आप कल जाके टीटी के प्रेस्टीज खरीदे, क्योंकि इसमें भी कुछ आंकड़े जानबूझ के थोड़े से घुमाए हैं, पर कहने का सिर्फ मतलब है, अगर आप करना भी चाहते हैं, बहुत बार एक ये होता है, ये कंपनी को ये ऑर्डर मिला, ये कंपनी को वो ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने से क्या है, अगर ऊपर का ऊपर सब पैसा लेके जा रहे थे। सो देयरफॉर आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स एंड you will be always in a good situation as far as your portfolio is concerned। ये था एक पार्ट। अभी ये बायबैक के ऊपर ये क्यों इतना सारा बताना आवश्यक था, ये क्यों इतना सारा बताना आवश्यक था? क्योंकि ये कंपनी ने इस साल बायबैक दिया। अभी जब इस साल बायबैक दिया कंपनी ने, ये 6200 के भाव पे ध्यान दो या 6300 के हमारे प्रोजेक्शंस के बारे में ध्यान दो। ये कंपनी जब बायबैक लेके आई तो ये कंपनी ने कहा कि हम 7000 रुपए पे बायबैक करेंगे। अब व्हाट इज बायबैक? सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 7000 रुपए, और हमने 3 साल पहले ही प्रोजेक्शंस में दिख रहा था कि 6000 का भाव तो कंपनी का बुल केस में आ ही जाएगा। आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट पे मैं लेके जाऊंगा, ये समझना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम सबको आईपीओ ये शब्द पता है, आजकल आए दिन रोज आईपीओ आते हैं। आईपीओ में क्या होता है कि हमारे जेब से पैसा जाता है और हमारे डीमैट में शेयर आता है। बायबैक इसका एग्जैक्ट उल्टा है। बायबैक में हमारे डीमैट से शेयर जाता है और कंपनी हमको पैसा वापस देती है।
पहले इतना समझ लेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर कंपनी वापस देगी शेयर्स, या कंपनी अगर शेयर वापस लेगी तो कंपनी उसका क्या करेगी। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, या आपको घर पे जाके पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर लेटर का जो डॉक्यूमेंट है ये आपको सेबी के वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज कंपनी ये करती है कि कंपनी शेयर्स को एक्सटिंग्विश करती है। और एक्सटिंग्विश का मतलब है कि जो शेयर्स होते हैं वो उसके बाद कंपनी से बंद हो जाते हैं, यानी कंपनी के बैलेंस शीट पे वो नहीं रहते। अभी इसको सर्वसामान्य भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। जब कंपनी ने आईपीओ लाया, तो आईपीओ में 100 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। 100 में से 80 शेयर्स या आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे या इन्वेस्टर्स के पास थे, और 20 शेयर्स ये प्रमोटर ने अपने पास खुद रखे। ये हो गया पहला पार्ट। अभी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया, फिर 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी टाइम था, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में जमा के रखा, जिसको नाम दिया गया है रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि अगर कंपनी आपको बोनस देती है तो आपको तो शेयर फ्री में मिल जाता है, लेकिन कंपनी को पैसा कहां से मिलता है? तो उसका उत्तर है कि कंपनी के पास आपका पैसा पहले से जमा रहता है और वो कंपनी आपको डिविडेंड में नहीं देती। इसको ऐसा समझ लेंगे कि आपके एक जेब में 100 रुपए थे और दूसरे जेब में 100 रुपए थे, तो आपने एक जेब से 100 रुपए निकाल के दूसरे जेब में डाल दिए। बस आपके पास पहले भी 200 रुपए थे, आपके पास अभी भी 200 रुपए है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। एक जेब से दूसरे जेब में पैसा गया है, ये उसका सीधा सीधा उसका मतलब होता है। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ वो कंपनी जमाते गई, जमा करते गई, और मान के चलिए कंपनी के पास अभी 500 रुपए रिजर्व्स में पड़े हैं। व्हाट द कंपनी सेज कि हम 20 शेयर्स बायबैक करेंगे। अब हम 20 शेयर्स बायबैक करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो 80 शेयर्स है वो 80 में से आप 20 वापस कंपनी को दे दो। इससे कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये 60 हो जाएगा और ये 20 होगा, क्योंकि प्रमोटर्स इसमें कहीं पे नहीं आ रहे। अभी ये शेयर का भाव अगर बाजार में 6000 रुपया चल रहा है, मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 7000 रुपया दूंगा, तो छोटे निवेशक यही सोचेगा कि बाजार में जो चीज 6000 में मिल रही है, मुझे अगर उसका अभी 7000 मिल रहा है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और इसलिए वो 7000 में बेच देगा। नाउ ये 7000 रुपए कहां से आएंगे? मान के चलिए यहाँ पे 70000 रुपए कंपनी के पास या कुछ है, तो कंपनी यहां से पैसा कम करेगी। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, पैसा बाहर कहां से जा रहा है? कंपनी से। पैसा किसके जेब में जा रहा है? आपके। शेयर्स कहां पे आ रहे हैं? आपके जेब से निकल के कंपनी को वापस आ रहे हैं शेयर्स। और इसके बाद जब ये सारे शेयर्स बायबैक सब खत्म हो गया, ये रिजर्व भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे, चलो 50,000 बचेंगे समझो, क्योंकि पैसा बाहर जाएगा तो कम पैसा बचेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले प्रमोटर के पास 100 में से 20 थे, अभी प्रमोटर के पास 80 में से 20 है। यानी कि इफ यू सी द परसेंटेज शेयर होल्डिंग, तो पहले उसके पास अभी उसका शेयर होल्डिंग 25% हो गया, जो कि पहले उसका शेयर होल्डिंग 20% था। प्रमोटर ने खुद के जेब से कितना पैसा दिया? कुछ भी नहीं। इसमें कुछ गलत काम किया है क्या? कुछ भी नहीं। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? अगले साल जो प्रॉफिट होगा वो पहले 100 शेयर में डिवाइड होता है, यानी कि जो ईपीएस है वो पहले 100 शेयर में बंटता था, अभी वो 80 शेयर में बटेगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। आपने कुछ किया है क्या? आपने कुछ भी नहीं किया। विदाउट एनीथिंग
अभी इसमें छोटे निवेशक की और ये जो है आप ये डाउनलोड करिए, इसमें 2 लाइन है, ये 2 लाइन ऐसी की ऐसी लिखी है। वो क्या बोल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार में जो भी भाव मिल रहा है उससे ऊपर के भाव पे हम लोग दे रहे हैं, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, जो कि सही है। लेकिन वो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो दीर्घावधि के निवेशक है उन्हें उनका शेयर होल्डिंग अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको खुद का पैसा कुछ भी नहीं डालना है, बस बेस कम हो रहा है और आने वाले सालों का प्रॉफिट का बेनिफिट उनको अपने आप ज्यादा मिलेगा। हम में से ये कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि हमको सलाह ये दी जाती है, अरे 6,000 का 7,000 है, बेच दे, बाद में 6,000 पे वापस खरीद लेंगे। और हम इसी में पड़े रहते हैं कि 6,000 7,000 6,000 7,000, टेबल टेनिस के बॉल की तरह। यहीं पे हम पहले भी रिटेल इन्वेस्टर थे, हम अभी भी रिटेल इन्वेस्टर हैं। वेयर आर द कस्टमर्स योर्स? और अगर ये नहीं करना है, एक तो सबसे अच्छी बात है म्यूचुअल फंड SIP लगा दो, हम उसमें भी गलती करते हैं। जब बाजार नीचे आता है, जब और खरीदना चाहिए, हम वहां पे डर के मारे निकाल लेते हैं। पर ठीक है, म्यूचुअल फंड इज नॉट द टॉपिक राइट नाउ, बट द पॉइंट इज दिस, डे आफ्टर डे retail investors are getting this type of wrong advice। और इसके लिए आप खुद देख लीजिए, आप खुद का उदाहरण देख लीजिए। 2003 से 2008 की रैली आ गई, ये इतनी बड़ी अभी की रैली आई। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं कि 15,000 का सेंसेक्स 30,000 हो गया, इसलिए मेरे 5 लाख रुपए अभी 10 लाख हो गए। बहुत कम निवेशक होंगे जो कहेंगे कि हमारे शेयर पे डबल हो गए करके। क्यों? क्योंकि अरे बेच दो, अरे भाव ऊपर, फिर वापस नीचे आ गए। जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और ये सारी गलत चीजें हो रही। और हमने यहाँ पे अभी TTK प्रेस्टीज का उदाहरण सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये लोग 7,000 पे जो बायबैक आया है, ये अभी पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना पार्टिसिपेट किया, क्या किया, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट द पॉइंट इज कि कंपनी बायबैक कब लाती है और कंपनी ओपन ऑफर कब लाती है। ये सिर्फ एक सोच के आई विल स्टॉप माय सेशन, और ये आपको ये सोच आगे लेके जानी है अगर आपको अच्छा निवेशक बनना है तो, कि व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, कम से कम शेयर देके। और इसलिए IPO जब आते हैं तो IPO ऐसे ही समय पे आते हैं जब बाजार में बहुत तेजी रहती है, क्योंकि निवेशक कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, टीवी पे थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, हमको बाय रिपोर्ट बन जाते हैं कि ये क्या बाय रिपोर्ट बना, अभी तो हमने इतने सारे रिपोर्ट बना दिए, 5 मिनट में तो एक रिपोर्ट बनता है, ऐसा ही काम अगर करना है तो आपसे पैसे लिए जाते हैं जब बाजार का भाव बहुत ऊपर रहता है। और अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूं तो मुझे पता है ना कि कब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कब प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ सालों में प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जब प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो वो ज्यादा लोगों में ना बटे, वो कम लोगों में बटे। और इसलिए मैं शेयर वापस कब खरीदूंगा? मैं शेयर वापस तब खरीदूंगा जब उसका भाव सबसे नीचे रहेगा। इसलिए जब बायबैक आपको दिखने लगते हैं कि बहुत सारी कंपनी बायबैक ले रही है, तो इसका एक निष्कर्ष हम ये भी निकाल सकते हैं कि शायद सबसे बुरा समय पीछे चले गया है। और 6,000 का शेयर है और उसके ऊपर 1,000 रुपए भी दे दिए, मुझे पता है ना कि आने वाला प्रॉफिट इतना ज्यादा होने वाला है। ये गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट इट बायबैक, जो कंपनी बायबैक करती है वो सबसे अच्छे है शेयर होल्डर वैल्यू के लिए, क्योंकि जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। सो गलत, या आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या कुछ है, पर ये जो हम छोटी गलतियां कर लेते हैं कि 7,000 पे बेच दिया, ये कंपनी का शेयर 5 साल में, ये सब आंकड़े आपके सामने हैं, ये कंपनी का शेयर 5 साल में 3,000 का लगभग 6,000 हो गया है। एक अच्छी कंपनी, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि इसका प्रॉफिट कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कि PE क्या चल रहा है, कि 113 का प्रोजेक्शन क्या था, ये था वो था, वो कुछ नहीं। अच्छी कंपनी, लोग कुकर तो खरीदेंगे ना, TTK प्रेस्टीज कुकर बनाती है, कुकर तो अच्छा
एक और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कम से कम ये एक सोच तो आज आप लेके ही जाइए। हम लोग कई बार पूछते हैं छोटे निवेशक कि शेयर का भाव क्या चल रहा है। ये आदत थोड़ी सी बदल देंगे। शेयर का भाव क्या चल रहा है ये नहीं पूछेंगे, कंपनी का एम कैप क्या है ये पूछेंगे। क्योंकि शेयर वो तो फिर एमआरएफ भी बड़ी कंपनी लगती है और आईटीसी भी छोटी कंपनी लगती है, इसलिए पूरा चित्र देखना आवश्यक है। ये कंपनी का एम कैप 100 करोड़ था 2009 में। भाव कुछ भी होगा शेयर का, क्योंकि वो क्या स्प्लिट बोनस आते गए तो भाव तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। एम कैप इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। ये कंपनी का एम कैप 100 करोड़ था, आज ये कंपनी का एम कैप 6000 करोड़ है। 100 का 6000 दैट इज लाइक 60 टाइम्स। तो कंपनी 60 गुना अगर बड़ी है तो फिर आप स्प्लिट लाओ, बोनस लाओ, मत लाओ, वो अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाएगा। आप भी बने रहे तो आपका भी उतना, इट्स लाइक दैट। एमआरएफ ने कभी स्प्लिट लाया नहीं, इसलिए उसका भाव बढ़ते जा रहा है। इसने कभी बायबैक दिया, कभी बोनस दिया, कभी कुछ दिया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आस्क द राइट क्वेश्चन। अभी मैं आपको यहाँ पे पता है कि ये 6000 और ये आप, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते, हमारा इस मंच से उद्देश्य ही नहीं है कि प्रोजेक्शंस करने का। लेकिन पीडीलाइट का एम कैप कितना है? आई थिंक 35-40 हजार करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। एमआरएफ का कितना है या इमामी का कितना है? 30, 40, 35 अलग अलग कंपनीज के 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कितना है? 23,000 करोड़, 50,000 करोड़ के आसपास का। एक मिड कैप कंपनी का एम कैप जितना होता है उतना वो बीएमसी का बजट है। सो वी हैव टू थिंक इन दैट टर्म्स। आईटीसी का एम कैप कितना है? 4 लाख करोड़ का। और फिर हमें सवाल, शेयर का भाव क्या होगा? इस सोच से ऊपर आके ये कंपनी अगर आज 6,000 करोड़ की कंपनी है तो क्या ये अगले कुछ साल में 12,000 करोड़ की हो सकती है? अब फिर अगला सवाल आएगा कि ये कंपनी क्या करती है? तो ये, अब ये कंपनी टाइपराइटर बनाती होगी तो ये 12,000 करोड़ की नहीं होगी। पर अगर ये कंपनी इलेक्ट्रिक कुकर बनाती है, जो कि बनाती है, तो ये 12,000 करोड़ की क्यों नहीं हो सकती? 40,000 करोड़ की कंपनियां हैं, 50,000 करोड़ की कंपनियां हैं, लाख करोड़ की कंपनियां हैं। ये तो 6,000 करोड़ की है सिर्फ, तो 6 की 12 हो सकती है क्या? अच्छा, ये मैनेजमेंट चोर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वो है, पैसा तो मैं बहुत बना लूंगा पर मैं आपके साथ बांटूंगा क्या वो पैसा? तो पिछले 40 साल से ये कंपनी है, आज तक कभी भी इसके ऊपर कोई केस वेस नहीं लगी है कि इसने कोई फेरा फेमा का कुछ किया या कुछ, नथिंग। सीधे लोग हैं, सीधे लोग हैं, 30-40 साल से काम कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस में है। क्यों 3,000 रुपया हो गया, 100 रुपया, अरे स्टॉप लॉस करो, अरे प्रॉफिट बुक करो। वो लोग मेहनत, हम में से हर कोई बिजनेसमैन तो बन नहीं सकता, तो जो बिजनेसमैन है कम से कम उसको तो पैसा देके रखो, वो तो बनाएगा अपना। और ऐसे कितने स्टॉक्स चाहिए आपको? ऐसे हार्डली 10 स्टॉक चुनने हैं आपको, और 10 स्टॉक चुन के बैठे रहना है। बाकी जो भी करना है वो शेयर बाजार ही कर देगा। बीच बीच में कभी कभी ऐसा समय आता है जब शेयर का भाव बहुत ऊपर चले जाता है, जैसे 2008, या अब भी लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी का पी 26 हो गया है। तो बेचना क्यों है? क्योंकि हम हर बार बेचते हैं तो वो विदेशी निवेशक खरीदते हैं ना। आज आप गूगल पे सर्च करो, HDFC बैंक क्या भारतीय कंपनी है? इन्फोसिस क्या भारतीय कंपनी है? कितनी सारी ऐसी कंपनीज है। मारुति सुजुकी, पेरेंट तो जापानीज है, अभी वो सुजुकी मारुति हो गई है। व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाई शुड वी नॉट गेट द बेनिफिट? ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल में। सो ये सोच थोड़ी सी बदलना आवश्यक है। हमें सही मायने में दीर्घावधि का निवेशक बनना आवश्यक है। उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना महंगा, इतना कठिन कुछ भी नहीं है। एक बार किया आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, पर अभी आंकड़े हैं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इतना सब करने के बाद भी हमने जितना भी किया सब तो गलत ही प्रोजेक्शंस थे। उससे अच्छा तो जो सामान्य निवेशक करता है कि भाई लेके बैठे रहो 10 साल तक, तो करना भी क्यों है ये सब? वैसे देखा जाए तो, पर ठीक है, अभी MBA के कोई बच्चे हैं जिनको प्रोजेक्ट करना है, कुछ करना है, एकेडमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा भी लगता है, कुछ तो भी किए, रंग डाले, फॉर्मूले डाले वगैरह।
पैसा तो बनता है कि अच्छी चीज लेके बैठो और बैठे रहो। उल्टा उल्टा अगर बाजार गिरता है तो ये तो और शेयर खरीदना चाहिए। सेपरेट डायमंड फ्रॉम कोल, बाय डायमंड एट द प्राइस ऑफ कोल, दैट इज व्हाट वी से। सो दैट इज व्हाट इट इज। इट इज वेरी सिंपल, फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी सिंपल। हम हर बार जो 2-4 चीजें करते हैं, इस बार थोड़ा सा एक स्टॉक का एग्जांपल लेके जो हमारी छोटी छोटी गलतियां रहती है उसमें से हमने किस तरह से बचना चाहिए, इस उद्देश्य से ये अपना सेशन हुआ था आज का। और ये सारा का सारा डेटा NSE के वेबसाइट पे है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के वेबसाइट पे है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो शैलेश सर है, आकाश सर है, ये सारी की सारी कंपनीज के एनालिसिस, आकाश सर बोलो, शिवानी मैडम बोलो, सब हर कोई कुछ ना कुछ करते रहता है। सो आप भी ये कर सकते हैं घर पे बैठे। 50 शेयर्स 100 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, कम शेयर्स रखिए लेकिन दमदार शेयर्स रखिए। जो पोर्टफोलियो अभी शिवानी मैडम विल शो दैट, ये अपना 6वां वर्ष है, 5 वर्ष पूरे हो गए, ये अपना 6वां वर्ष है जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष आते हैं, तो ये 5 पूरे वर्षों में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब अपने पोर्टफोलियो ने निफ्टी से कम बढ़त की है या सेंसेक्स से कम बढ़त की है अपने पोर्टफोलियो ने। और अगर आपके पास कुछ होंगे अगर इनमें से शेयर्स, तो आपने वो अनुभव लिया होगा, साल दर साल बढ़त की औसत अपने पोर्टफोलियो की लगभग 35% के आसपास रही है, जबकि निफ्टी की 12% की रही है पिछले 5 वर्षों में। कहीं पे भी हम ये नहीं बोल रहे कि कल आप ये सब शेयर्स खरीदो, मनीबी का वो काम ही नहीं है। आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, हम लोग वो बोल ही नहीं रहे। उल्टा हम तो ये भी बोलेंगे कि अब ये हर 5 साल में हमारे पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़ा है निफ्टी से। इसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारे सब मिड कैप स्टॉक्स ही है, मिड कैप है तो निफ्टी से तो ज़्यादा ही जाएंगे। हमारी असली परीक्षा तब होगी जब निफ्टी गिरेगा। वो 1 साल में हमारा पोर्टफोलियो अगर निफ्टी से कम गिरता है तो कुछ कमाया वाला, पर वो जब होगा तब होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये उद्देश्य से ये पूरा सत्र हर बार लेते हैं, इस बार भी हमने इस उद्देश्य से लिया। आप हर बार इस तरह से सपोर्ट करते हैं, मुझे बात करने की संधि मिलती है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का जो पार्ट है वो शिवानी मैडम विल बी टेकिंग कि बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, वीडियो। उसके पहले वीडियो देख लेंगे कि जिसके वीडियो इज ये, दिस इज द 5th ईयर